नवाज देवबंदी का शेर है, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। लेकिन चुनावी राजनीति में तो यूं लगता है कि केवल जुबान भी काम की नहीं, बदजुबानी भी जरूरी है। एमपी में उपचुनाव के चढ़ते ही उतरने लगता है बयानों का ग्राफ। एमपी की राजनीति का सबसे बड़ा उपचुनाव क्या अब इसलिए भी याद किया जाएगा कि इन चुनावों में भाषा की मर्यादा कई बार तार तार हुई। सांवेर विधानसभा सीट पर चुनावी दंगल साधु और शैतान की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस की दुखती रग सिंधिया की संपत्ति पर सवाल उठा रही कांग्रेस भी भाषा की मर्यादा भूली और नाम लिए बगैर अपने ही पार्टी के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया को गद्दार कह दिया। बयानों के दंगल में सियासी पारा चढ़ता चढ़ाता बयान आज आगर से भी आया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया कि कमलनाथ दिग्विजय एंड कंपनी का षड्यंत्र था कि प्रधानमंत्री किसान निधि की सूची नहीं भेजी गई। कमलनाथ सर्टिफिकेट बांट गए, पैसे कहीं नहीं बटे। लेकिन इस सब के बीच एक वायरल वीडियो चुनावी सियासत की सबसे रोचक तस्वीर पेश कर गया। मुझे कहने की जरूरत है क्या कि यह वीडियो इमरती देवी का ही है, क्योंकि वीडियो जितने ही वायरल हो रहा है ज्यादातर वो इमरती देवी के ही हो रहे हैं। बहरहाल इमरती देवी के इस वीडियो में जनता के सामने एक सवाल खड़ा कर रही हैं और कह रही कि उन्होंने सिंधिया और शिवराज से पूछा था कि उनकी विधानसभा सीट में झूठे नारियल तो नहीं फोड़ दिए। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखिए तो ये सवाल जायज कितना लगता है। तो इमरती देवी के इस बेबाकी के साथ बयानों के गिरते ग्राफ पर उठाएंगे सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 300 साल पुरानी संपत्ति से उठा था सवाल। सिंधिया के जवाब के बाद इस सवाल का संदर्भ गद्दार की संज्ञा के साथ सिंधिया परिवार तक गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नाम लेकर भी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया को इशारों में गद्दार भी कह दिया। बयानों का ग्राफ गिरने की शुरुआत हुई। देखिए, परिवार का इतिहास बच्चा बच्चा इस प्रदेश का जान रहा है, देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। मैं आपके प्रश्न की मंशा समझ रहा हूँ क्या है, पर वो पीढ़ियों का इतिहास, वो 300 साल पुरानी जमीन है तो इतिहास 300 साल पुरानी है। हर पीढ़ी में एक न एक घटना दुर्घटना इन लोगों ने करी है। तो आप समझ लो क्या मामला। ये 3 तारीख को जो वोट डलेगा ना, वो 10 को जो रिजल्ट आएगा, चारों खाने चित्त पड़े मिले हुए ज्योतिराज सिंधिया 10 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि गद्दारी की सजा क्या हो। भोपाल में कांग्रेस सिंधिया शिवराज पर हमलावर थी और भोपाल से 190 किलोमीटर दूर आगर में सीएम शिवराज कमलनाथ पर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहे थे। ऐसे चढ़ा फिर सियासत का पारा। द्वार और बल्लभ भवन के द्वार खुल जाते थे, कमलनाथ बैठते थे और चर्चा होती थी कैसे आएगा, कहां से आएगा। ठेके मैनेज किए जाते थे, ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा लो, ऑन रिकॉर्ड। दलाल घूमते थे गांव, क्या अगर में दलाल नहीं घूमते थे। काम करवाना तो ले आओ पैसा, ले आओ पैसा, ले आओ पैसा। पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया तुमने। केवल जुबान पर ही नहीं, नारों में भी भाषा मर्यादा छोड़ रही है। चुनाव में वोटर तय करता है सही गलत, लेकिन अब सियासी दल इसे साधु और शैतान के चुनाव की शक्ल दे रहे हैं। सांवेर सीट पर नारा सुनिए, घड़ी आई है सांवेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान की। फिर रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर का ये बयान भी सुनिए। राजनीति में विरोध का तरीका देखिए, भाषा का स्तर भी दिखाई दे जाएगा। कमलनाथ जी, कांग्रेस के लोग निरंतर जिस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, भय का आतंक का वातावरण बनाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि साधु कौन है, शैतान कौन है, दूसरी सोच क्या है, वो काम करने का जिसका अपना जो तरीका है। और फिर देखिए ये वीडियो, एक जनप्रतिनिधि का जनता के हक में सवाल उठाता साहस देखिए। इमरती देवी जनता को बता रही हैं कि उन्होंने तो सिंधिया और शिवराज से पूछ लिया था कि कहीं नारियल झूठे तो नहीं हैं। हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए। और उनसे कहती कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा
फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। तो एमपी की राजनीति के ऐतिहासिक उपचुनाव क्या बिगड़ती जुबानों के लिए भी याद किए जाएंगे? नेताओं को किसने दिलाया है ये भरोसा कि बदजुबानी जनता को रास आती है, वोट दिलाती है? सियासी मजमा सजाने हैं क्या ये सारे तमाशे? सवाल ये है कि बयानों का ये गिरता ग्राफ और कितना नीचे जाएगा। आगर में रजनीश सेठी, भोपाल में मनोज राठौर, ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं संजय यादव, बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक है कांग्रेस के। संजय जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान ऋषि पांडे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि जी का भी स्वागत, पंकज जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं संजय जी से। संजय जी, शैतान हो गए हो आप लोग बीजेपी की नजर में। ये लड़ाई जो है साधु और शैतान की है। देखिए प्रवीण जी, पहली बात तो ये जनता तय करेगी कौन साधु है और कौन शैतान है। अभी मैं इमरती जी के मुंह से सच बात निकल आई है कि शिवराज ने पिछले 15 साल नारियल फोड़ फोड़ के जनता को गुमराह भ्रमित किया था, झूठे नारियल, क्योंकि वो जेब में रख के नारियल चलते थे। इमरती देवी ने स्पष्ट कर दी कि कहीं पहली जैसे नारियल झूठे तो नहीं है। दूसरी बात, शिवराज जी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। विधानसभा में जवाब मिला है कि 28,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ की राजनीति की है। और शिवराज जी कह रहे थे कि उन्होंने 15 साल अगर अच्छा काम किया होता तो 15 महीने पहले शिवराज की सरकार क्यों नहीं बनी, शिवराज के नेतृत्व में क्यों नहीं बनी। किराए के भीड़ लाकर ये बता देना कि हम जनता के व्यक्ति हैं, ये तो सरकारी भीड़ रहती है। शिवराज की सभाओं में तो सरकारी भीड़ रहती है। सचिव को निर्देश दिया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि शिवराज की सभा सुनने आओ। तो अपने सरकारी भीड़ को यह बता देना कि मैं अच्छा हूं वो खराब है, वो तो जनता तय करती है कि अच्छा खराब कौन है। मैं अशोकनगर में हूं, मैं आज 10 गांव घूमकर आया हूं, तय करती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। संजय जी, आऊंगा आपके पास, वक्त है अभी हमारे पास, बिल्कुल शुरुआत ही की अभी मैंने। पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपको गद्दार शुरुआत में कहा, मतलब सिंधिया जी को और आपकी पूरी टीम को, जो लोग गए थे कहा पीठ में छुरा मार के गए, गद्दार हैं, बौखला गए। आप लोग बहुत आरोप लगाने लगे। अब तो ये शैतान बना दिया आपकी पार्टी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को। देखिए प्रवीण जी, आज का सबसे निकृष्टतम और घटिया बयान सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान है। और उस बयान का स्तर बताता कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। क्या बोला सज्जन सिंह वर्मा ने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर आरोप लगाते समझ में आता था कि आपको पीड़ा है कि जनता की मान सम्मान की। मैं प्रवीण जी उसी बात पर आ रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर आप आक्रमण करते कोई दिक्कत नहीं, पर यह कौन सी भारतीय सनातन संस्कृति है कि जो लोग दिवंगत थे आप उनका नाम लेकर कह रहे हो? शर्म नहीं आई सज्जन सिंह वर्मा को? कह रहे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया गद्दार थी, माधवराव सिंधिया जी गद्दार थे। अरे सज्जन सिंह वर्मा, तुम कहां के वफादार हो और कह रहे हो कि घटना दुर्घटना हुई थी? प्रवीण जी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति घटना दुर्घटना के आधार पर गद्दारी वफादारी तय नहीं करेगा। इस देश के 2 प्रधानमंत्री दुर्घटना में काल कवलित हुए, पर क्या उनको गद्दार कोई कहेगा? वो मूर्ख होगा जो गद्दार कहेगा दुर्घटना के आधार पर। शर्म आना चाहिए सज्जन सिंह वर्मा को। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है, पर इसका आशय यह है कि 300 साल पुरानी संपत्ति के आधार पर भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया। अरे देश में 60-65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्यों चूड़ी पहन रखी थी सरकार ने? यदि गलत किया था सिंधिया परिवार ने तो तब कांग्रेस की आवाज कहां गुम हो गई थी? आज सिंधिया जी यदि कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए तो आप उनके दिवंगत पिताजी को बदनाम करना चाहते हैं, आप उनकी स्वर्गीय दादी मां को बदनाम करना चाहते हैं। ये भूल गए कि कांग्रेस। मैं इस बात पर आता, मैं सिलसिलेवार लेता हूं। दरअसल सवाल एक मसले में पंकज जी जंप करके दूसरे सवाल पर आ गए। ये भी हमारे पैकेज का पार्ट था जो कांग्रेस ने कहा। लेकिन एक बार तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं। ऋषि पांडे जी बहुत सौम्य पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि पांडे साहब, बहुत सारे चुनाव आपने देखे, बहुत सी सरकारें। पंकज जी आऊंगा पंकज जी, ऋषि जी को मौका देना चाहता हूं, माफ कीजिए, आऊंगा, बहुत वक्त है, आगाज है तो अभी।
ऋषि पांडे जी, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख ली आपने अपने कैरियर के दौरान। ये जो भाषाई मर्यादा और शब्दों का संस्कार जो कम हुआ इस चुनाव में, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही ऑब्वियस है, इस चुनाव में ये सब कुछ होना था और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में हम जाए तो जिस तनाव के साथ सरकार गिरी है, जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार का पतन और भाजपा की सरकार का उदय हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें। और प्रवीण जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अब से करीब 20-25 दिन का समय और है चुनाव में, वैसे वैसे हम देखेंगे कि भाषा की मर्यादा और टूटेगी, तार तार और होगी। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव उसका सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में शुचिता के साथ अपेक्षा ये रहती है कि इस चुनाव को सभी लोग शुचिता के साथ इसका पालन करें और सब आगे बढ़े, लेकिन होता नहीं है। होता ये कि पिछले कई चुनाव में लगातार 1989 से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया भी। तो इस चुनाव का जो लेवल है वो सबसे नीचे जाने वाला है। उसकी दो वजह है। उसकी सबसे मुख्य वजह तो हमने बता दी कि ये चुनाव चूंकि जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार गिरी है, जिन परिस्थितियों में गिरी है वो किसी से छुपी नहीं। दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो दूरी है इस समय सरकार बनने की, वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम मेहनत की जरूरत है, कांग्रेस को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और इसलिए आप देखिए, जो 16 सीटें, सबसे महत्वपूर्ण 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग में आती है, 16 सीटों में सबसे ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि ये सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है जहां पर सिंधिया का प्रभाव है। और इसलिए पूरा अटैक शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा हम ये देख रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस सिंधिया ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो आज जो आपके प्रोग्राम का ये दूसरा, आपने से पंकज जी के उसमें बताया कि दूसरा चरण में इस पे भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन ये भाषा का स्तर चिंतनीय है और लोकतंत्र के हिसाब से सारे दलों को अभी भी समय है, यदि सब सचेत हो गए। नहीं तो मुझे इसके खतरे बहुत ज्यादा आगे आगे महसूस हो रहे हैं। चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी इसमें। खतरे महसूस हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि पांडे जी, खतरे, क्योंकि एमपी की सियासत में मुझे भी लंबा वक्त हो गया, मैंने इस तरह के आरोप इतने निचले स्तर पर नहीं देखे। एक बार हम संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, जो दूसरा सवाल में लेके आने वाला था, खुद टॉस कर दिया पंकज जी ने, जो हमारे पैकेज का पार्ट भी है। जो व्यक्ति अमूमन हमारे संस्कार हैं, और आप तो संस्कारदानी के ही रहने वाले हैं, हमारे अमूमन संस्कार है कि जो व्यक्ति गुजर जाता है उसके बारे में कम से कम हम टिप्पणी नहीं करते, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी भी, सामान्य आदमी भी होता है, तो उसके बारे में चाहे कितना ही गंदा हो तो भी नहीं बोलते। तो ये तो उतने वैसे थे नहीं, फिर भी माधवराव जी को ले आना, फिर भी राजमाता जी को ले आना, आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो सज्जन वर्मा जी की नहीं, आम जनता की आवाज में अशोकनगर में वो या बच्चा सिंधिया परिवार को गद्दार बोलता है। जब ये नेहरू जी को ऊपर अपमान लगाते हैं, जब ये इंदिरा जी को ऊपर अपमान लगाते हैं, तब इंदिरा जी का अपमान करते हैं, तब इनको संस्कृति का ध्यान नहीं देता। मानसिक विकृत लोगों की आवाज है, कांग्रेस तक घटिया नेताओं के बयान है, कोई जनता की आवाज नहीं है। जनता की आवाज सुनोगे संजय यादव जी, कान फट जाएंगे। जनता की आवाज सुनोगे तो कानों में रुई लगाकर तो बैठो ना, जनता की आवाज सुनोगे। तुमने अपमान किया है हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का अपमान किया है कांग्रेस से, तुमने अपमान किया है, शर्म आना चाहिए। जनता की आवाज नहीं संजय यादव, ये कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जैसे घटिया लोगों की आवाज है, जिनको कमलनाथ जी से सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। सोनिया गांधी के उत्तर दे, राहुल गांधी के उत्तर दे, आप इंदिरा जी के सम्मान की बात नहीं करते, आप राजीव जी के सम्मान की बात नहीं करते, उनको ध्यान नहीं है, जनता की आवाज नहीं। संजय यादव, माफी मांगना चाहिए। अच्छा पंकज जी मेरा सवाल ले लीजिए। संजय जी की बात लगभग संजय जी को पूरा वक्त दिया नहीं, हालांकि आप बीच बोल रहे। पंकज जी मेरा सवाल ले लीजिए, पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए, पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए। संजय जी एक सवाल पंकज जी से मैं कर लेता हूँ। संजय जी एक सवाल, पंकज जी सुन तो लीजिए। संजय जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको। पंकज चतुर्वेदी जी मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। अरे पंकज जी सवाल ले लीजिए प्लीज। देखिए संजय जी खामोश हो गए। अरे बात तो सुन लीजिए पंकज जी। पंकज जी ठीक है, जो उनने बोला वो जो गाना एक हिंदी फिल्म का कि लेकिन जो पापी ना हो पहला पत्थर मारे, तो आप लोग भी तो कम नहीं कर रहे हो, आप भी तो लगातार बोल ही रहे हो। हमने 2-3 उदाहरण बताए भी कि शैतान है, कलंकनाथ है, कपटनाथ है,
आप भी बोल रहे हो, तो जब आप बोलोगे तो फिर सुनने का मादा तो रखना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी। प्रवीण जी, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत किस बात से करी कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर राजनीतिक प्रहार करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप बाकी कांग्रेस के मंत्रियों पर जो छोड़कर कांग्रेस से आज बीजेपी में, उन पर प्रहार करिए, आपत्ति नहीं है। वो जनता तय करेगी कि वो आपत्ति सही है, आपके वक्तव्यों का स्तर, आपके भाष्य का स्तर ठीक है कि नहीं, ये जनता तय करेगी। पर जो लोग गुजर गए, जिनका देश के इतिहास में, विकास में योगदान है, उनको सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि वो भी गद्दार थे और घटना दुर्घटना हुई। मैंने सिर्फ उदाहरण दोहराया पूरे सम्मान के साथ प्रवीण जी कि दो दिवंगत प्रधानमंत्री, उनके प्रति सम्मान के साथ बात कर रहा हूं मैं कि दो प्रधानमंत्री घटना और दुर्घटना में दिवंगत हुए। क्या उनकी वफादारी पर हम सवाल उठाएंगे? ये घटिया सोच सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोगों की, जो दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री का वर्णन हमारे यहाँ भारत में देखो, किसी स्तर का व्यक्ति यदि चला जाए तो दिवंगत को ये मान के लेते हैं, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। प्रवीण जी, पत्रकार वार्ता सजाकर आप अपमान कर रहे हो दिवंगत राजनेताओं का, जो हमारे देश के थे, वो दिवंगत हो गए, उनका क्या दोष था? ठीक है, आज वो ऋषि पांडे जी को शामिल कर, ऋषि पांडे जी को शामिल करो, ऋषि पांडे जी को शामिल करो, पंकज जी दोनों को बर्बाद कर दिया, संजय जी को भी, आपको भी। ऋषि पांडे, तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस करूंगा, ऋषि पांडे जी को शामिल करूंगा। ऋषि पांडे जी, ये जो बयानबाजी है, ठीक है, हम आप भी कह रहे हैं और अब तो मैं भी तैयार हूं, लगभग एमपी की पूरी जनता तैयार होगी कि आने वाले दिनों में ये जो सिलसिला है वो और आगे जाके रुकेगा, पता नहीं कहां जाके रुकेगा। लेकिन क्या वोटर को अपील करता होगा? वोटर सेकंड थॉट देता है, जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या वोटर सोचता होगा कि यार ये तो गलत बोल गए? मुझे लगता है कि वोटर को अब सोचना पड़ेगा, वोटर को सोचना चाहिए। वोटर सोचता नहीं प्रवीण जी, दुर्भाग्य ये है कि वोटर इन सब चीजों पे नहीं जाता है। वोटर बंधा हुआ है नेताओं के साथ, वोटर बंधा हुआ है पार्टियों के साथ, विचारधारा के साथ। वोटर अभी इस लेवल पे जिस दिन जाएगा, माइक्रो लेवल पे जब एनालिसिस करेगा इन सब चीजों की, यदि उसमें विवेक उसका जागृत होगा तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटना, इस तरह के नेता, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की बयानबाजियों को वो का बहिष्कार करे। उन बहिष्कार का उसका अपना एक तरीका हो सकता है। वो चुनाव में वोट डाल के, चुनाव में खिलाफ वोट डाल के, नोटा का प्रयोग करके जो भी उसको करना हो वो करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो चर्चा पे कांग्रेस के मित्र संजय यादव जी और हमारे बीजेपी के मित्र पंकज जी बात करें, निश्चित तौर पे मैं खुद इस पक्ष में हूं कि दिवंगत नेताओं के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब से ये सरकार का पतन हुआ है मार्च से, तब से लगातार सिंधिया घराना कांग्रेस के निशाने पर है। और सिंधिया घराना मतलब कि वो झांसी की रानी से शुरू होकर और तमाम सारे वो जो चीजें गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और ये सिलसिला थमने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता का जो अटैक है वो सिंधिया परिवार पे, और वो उनको लगता है कि सिंधिया पे जितना ज्यादा अटैक करेंगे उसका लाभ वहां पर उनको 16 सीटों पर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि यदि ये जो क्षेत्र है चुनाव का, जो ग्वालियर चंबल संभाग, यदि इसमें सिंधिया जी के परिवार के प्रति, खानदान के प्रति थोड़ी सी भी सिंपैथी हुई तो ये मतलब उलटबाज भी हो सकता है ये सारा मामला। तो मुझे लगता है कि राजनीति में यदि आप बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर, संजय जी का रुख कर लेते हैं, बड़ी बात कर रहे हैं ऋषि पांडे जी। संजय जी, आपको याद होगा, आप तो उसी चुनाव में एमएलए भी बने थे। पिछले चुनाव में एक कैंपेन था बीजेपी का, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, तब महाराज आपके साथ थे। कहते शिवराज जी का यही बयान जो है वो उल्टा पड़ गया। तो ऋषि पांडे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे ऐसे तो नहीं कि ये बयान उल्टा पड़ जाएगा यहाँ आपको भी? निश्चित रूप से सिंधिया के प्रति आम जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। मैं अशोक नगर में ही बैठा हूं अभी, और एक एक जनमानस में सिंधिया के प्रति आक्रोश है, उस खानदान के प्रति, उस परिवार के प्रति। अगर सिंधिया जी बहुत बड़े नेता होते तो इसी गुना लोकसभा से पिछला चुनाव नहीं हारते। तो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है, अब जनता उनको स्वीकार नहीं करने वाली। हम तो कमलनाथ जी हारे थे छिंदवाड़ा से, राहुल गांधी जी अभी हारे हैं, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। सिंधिया बात कर लो, हारे हैं, कमलनाथ जी क्यों हारे थे पटवा जी से चुनाव? राहुल गांधी क्यों भागे अमेठी छोड़कर? हार के डर से ना, ये भी चुनाव हारे ना। राहुल गांधी को खारिज कर रहे हो आप, राहुल गांधी को खारिज कर रहे हो। कमलनाथ जी हारे थे, उनको खारिज कर रहे हो।
हार के आधार पर खारिज कर रहे हो तो पहले उनको स्वीकार करो कि कमलनाथ जी फ्लॉप नेता है, राहुल गांधी फ्लॉप नेता है, तो चुनाव हारे। क्या बात करते हैं संजय यादव, क्या बात करते हैं आप? अपने ड्राइवर से नहीं हारते। तो इसीलिए राहुल गांधी को भागना पड़ा अमेठी छोड़कर, इसीलिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारे थे, इसीलिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारे थे ना पटवा जी से चुनाव। भूल गए संजय यादव? अरे बात तो पूरी आ रही है पंकज जी, फिर आपको कर दूंगा बात पूरी। क्या कहना चाह रहे हैं सुन तो लेते, पंकज जी सुन लेते पहले। पंकज, संजय यादव क्या कहना चाह रहे हैं? ड्राइवर से सिंधिया जी हारे हैं, ड्राइवर से। ये पंकज जी ड्राइवर से हारे हैं सिंधिया जी, इसको अपने ड्राइवर समझते थे। हारे राहुल गांधी जी किसे हारे? ये कांग्रेस की मानसिकता घटिया है कि ड्राइवर को इंसान नहीं मानते आप। यही मानसिकता पर जनता चोट करेगी संजय जी। यही मानसिकता है कांग्रेस की कि आप किसी को ड्राइवर, किसी को नौकर, किसी को छोटा, किसी को बड़ा समझते हैं। यही मानसिकता है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, ड्राइवर, छोटा आदमी, यही आपकी मानसिकता है और यही कांग्रेस को लोग कर रहे हैं। सिंधिया भी हुई है। प्रदेश में साफ होने वाली कांग्रेस पार्टी धोखे से सरकार में आ गए थे, अब फिर साफ होने वाले, अब फिर साफ होने वाले, अब फिर साफ होने वाले। इसलिए मैंने सवाल किया कि राहुल गांधी क्यों चुनाव हारे अमेठी से, कमलनाथ जी क्यों चुनाव हारे थे पटवा जी से, सिंधिया क्या इंदिरा जी चुनाव हारे। पांडे जी का रुख कर लेते हैं, छोटा जवाब के लिए ऋषि पांडे जी का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिए ऋषि पांडे जी के पास जाऊंगा, छोटा जवाब। वक्त तेजी से फिसलता है हमारे हाथ से और लगभग फिसल गया। ऋषि पांडे जी का रुख करूंगा। ऋषि पांडे जी, ये जो पूरी बयानबाजियां हैं अमूमन, मतलब कुछ ऐसे नेता भी, हम शिवराज जी का मैं जिक्र करूं, हम बहुत सज्जन उनका अपीयरेंस है, इस बार वो भी नाराज से दिख रहे हैं। तो ये बयानबाजियां हैं, कहीं पे करेगी या किसी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर कुछ नहीं होगा, वोटर ने तय कर लिया कि उसे करना क्या? प्रवीण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोटर ने तो तय कर लिया होगा, या तय करने के लिए उसके पास काफी समय, उसको काफी अनुभव मिल जाएगा इस बीच, उसको क्या करना उसके लिए काफी समय है। लेकिन भाषा का स्तर सिर्फ कांग्रेस के लेवल पे ही नहीं देखना, हमको दोनों पार्टियों के लेवल पे देखना है। कहीं न कहीं डिरेल्ड हो रहा है चुनाव, भाषा के स्तर पर डिरेल्ड हो रहा है। हम आज दोनों पटरी पे लाने की जवाबदारी नेताओं की ही है। हाँ, दोनों हम बिल्कुल। तो इसलिए जैसे कमलनाथ जी के लिए आपने झाबुआ के सांसद का बताया, लेकिन इन सारी चीजों में आप सबसे इंटरेस्टिंग जिस पे चर्चा नहीं हो पाई वो इमरती देवी का वो जो एक वीडियो चला, और वो भी एक चुनाव का मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने उठाया था। हाँ, इमरती देवी वाले मतलब है ये शोर में गुम हो गई थे, वो अच्छा मतलब था। लेकिन माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करूं। ये बात सही है जो ऋषि पांडे जी कह रहे हैं कि वोटर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सोचता है, समझता है, मन बना लेता है। लेकिन फिर भी चूंकि एमपी में इस तरह की सियासत हम लोगों ने कभी नहीं देखी, बयानों का स्तर इस तरह का कभी नहीं देखा, तो बेहतर होगा कि ये सुचिता जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कम से कम बयानों में तो जरूर बनी रहनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।